वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है क्लास 9th की बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा लेक्चर है। गुज़श्ता लेक्चर जो है उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था और बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें सबसे पहला स्टेप था रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया, उसके बाद हाइपोथेसिस था, फिर डिडक्शंस उसमें से ड्रॉ की। अगला स्टेप जो था वो एक्सपेरिमेंटेशन का था जिसमें कंट्रोल ग्रुप भी था, और फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। इन्हीं स्टेप्स को सामने रखते हुए मलेरिया को स्टडी करना है हमने। मलेरिया के बारे में ये बताता चलूँ कि मलेरिया जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसने किसी भी दूसरी डिज़ीज़ से ज़्यादा लोगों को मारा है तारीख़ी तौर पे। मिलियंस एंड बिलियंस लोग जो है वो इस डिज़ीज़ की वजह से मरे हैं। इस डिज़ीज़ के बारे में मतलब जो कॉमन एक चीज़ थी, 2000 साल पहले से इस डिज़ीज़ के बारे में जो साइंटिस्ट हैं उनको पता था, बायोलॉजिस्ट जो है उनको पता था। और ये डिज़ीज़ थी फीवर और चिल्स की डिज़ीज़ थी। इसके बारे में कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशंस थी कि ये ऐसे लोगों में होती है जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मतलब जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है या मार्शेस होती हैं, दलदली इलाके जो हैं वहाँ पे ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में जो उस वक्त, चूँकि एक्सपेरिमेंटेशन का दौर नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम चलता था, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि ये मार्शी एरियाज़ में, दलदली इलाकों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो उन्होंने इसका नाम भी उसी से रखा था, माला एरिया। यानी वो जो मार्श है उससे जो उठने वाली, निकलने वाली हवा थी, जो उसको गंदी होकर, जहरीली होकर हवा निकलती थी, उस जहरीली हवा के साथ ये डिज़ीज़ होती है। तो उन्होंने इसका नाम रखा माला। माला मीन्स एयर, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। मीन्स ये एक ऐसी डिज़ीज़ कंसीडर की गई जो मार्शी प्लेसेस जो हैं वहाँ से उठने वाली बैड एयर की वजह से होती थी, पेशेंट्स को लगती थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया मलेरिया। लेकिन उसके बाद फिर जब जैसे डेवलपमेंट हुई तो इसको टेस्ट करने के लिए पहला जो टेस्ट किया गया वो ये था कि मलेरिया का पता करने के लिए कि वो उस बैड एयर से या स्टेगनेंट वाटर से, मार्शी वाटर से होती है या नहीं होती। कुछ वॉलंटियर्स से उन्होंने वो जो मार्शी वाटर था, वो स्टेगनेंट वाटर था, उसको पिया, लेकिन उनमें से किसी को मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे ये एक जो चीज़ थी ख़त्म हो गई कि मलेरिया जो है वो उसकी बैड एयर की वजह से होता है। तो अगला प्रॉब्लम ये था कि इसको फाइंड आउट किया जाए। पहला सवाल जो मलेरिया के हवाले से था, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया होता क्यों है। तो इसके ऊपर स्टडीज़ हुई। इन द मीन वाइल 17th सेंचुरी में जब अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ, यूरोप के लोग जो है वो अमेरिका गए, तो वहाँ पे एक दरख्त था, सिंकोना क्वीना ट्री था। क्वीना ट्री की जो बार्क है उसको और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लेके आ रहे थे अमेरिका से, जो कुछ मिल रहा था वो उसको लूट के तो वापस यूरोप में लेके आ रहे थे। तो ये जो क्वीना ट्री था, इसकी बार्क जो थी वो यूज़फुल फाइंड आउट की गई कि इससे मलेरिया के पेशेंट को फ़ायदा होता है। मलेरिया का इलाज जो है वो सिंकोना बार्क, क्वीना बार्क है। तो वो क्वीना की बार्क जो है वो वापस यूरोप में जो है वो भेजना शुरू की उन्होंने। लेकिन अब डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इस डिमांड के ज़्यादा होने पे कुछ बेईमान ताजिर थे, डिसऑनेस्ट ताजिर थे, उन्होंने सिंकोना बार्क जो थी वो जो मिलती जुलती थी क्वीना से, उसको यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। क्वीना बार्क नहीं थी, सिंकोना बार्क उससे मिलता जुलता दरख्त था, उसकी जो छाल थी, उसकी जो छिलका था, वो उन्होंने उतार के भेजना शुरू कर दिया। और हुआ यह कि वो भी मलेरिया के इलाज के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। वो भी मलेरिया के इलाज के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रीटमेंट जो है वो सिंकोना का, मलेरिया का जो है वो आ गया कि मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो सिंकोना बार्क या क्वीना बार्क है। और ये अगली 3 सदियों तक यही ट्रीटमेंट रहा हमारे पास, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं था।
अब हम अपने जो बेसिक सवाल है उसकी तरफ आते हैं कि काज ऑफ मलेरिया क्या है। मार्शी एरियाज के करीब रहने वाले लोगों में होती थी ये डिजीज़, लेकिन मार्शी वाटर जो है उसको ड्रिंक करने से ये डिजीज़ नहीं होती थी। फिर होती कैसे थी? इस सिलसिले में 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, लेवरॉन उसका नाम था। उसने मलेरिया के कुछ पेशेंट्स जो हैं उनका ब्लड लिया और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उसको इसमें टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, लेकिन इसकी बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। कुछ अर्सा बाद किसी और साइंटिस्ट ने इसी तरह से ऑब्जर्व किया उन टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तीसरी दफ़ा फिर इसको ऑब्जर्व किया गया 19वीं सेंचुरी में। तो उस वक्त जो है फिर उन्होंने ये सोचा कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी काम करना चाहिए, तो कुछ ऑब्जर्वेशन बनाएगी। जब हमारा साइंटिफिक मेथड और रिकग्निशन प्रॉब्लम की रिकग्नाइज हो गया, मलेरिया एक प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगला स्टेप था उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाना, तो ऑब्जर्वेशंस बनाएगी और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। क्विनीन जो है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो पानी पीने से मार्शी एरियाज़ का मार्शी वाटर जो है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसको बाद में नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट्स हैं मलेरिया के, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है। अब एज पर द साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ गई, तो अगला स्टेप था इससे कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ करना। इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन देना। और वो टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि वो मार्शी एरियाज़ के साथ कोई कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है कोई पता नहीं, ठीक है। क्विनीन ट्रीटमेंट है वो भी काज के हवाले से तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं था। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मार्शी वाटर ड्रिंक करने से मलेरिया नहीं होता। इट मीन्स के मार्शी वाटर जो है वो उसके साथ इसका प्रॉब्लम, मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, ये हमें पता चल गया। चौथी चीज़ ये थी कि पेशेंट जो मलेरिया के हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। सो दिस वाज द बेस्ट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने ये ड्रा किया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। is the cause of malaria. As we know कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद अगला काम है डिडक्शंस बनाना, इसमें से कोई आगे रिजल्ट्स निकालना कि अगर ये काज है, इफ एंड देन स्टेटमेंट्स। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो मलेरिया के तमाम पेशेंट्स जो हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। सो दिस वाज द डिडक्शन, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट्स विल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। दिस वाज द डिडक्शन। और डिडक्शन के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अगला हमारा जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन का है। और एक्सपेरिमेंटेशन में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हम एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटेशन में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो इसमें बनाया गया वो था मलेरियल पेशेंट्स का। 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया, दिस वाज आवर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसी के साथ कंट्रोल ग्रुप के तौर पे 100 हेल्दी जो पीपल थे, हेल्दी पर्सन्स जो थे, उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया टेस्ट करने के लिए। जब इसको टेस्ट किया गया मलेरियल पेशेंट्स को, इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ब्लड सैंपल्स को भी और हेल्दी पर्सन्स के जो कंट्रोल ग्रुप था हमारा उसके सैंपल्स को भी, तो हमें ये पता चला तकरीबन तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। जबकि जो हेल्दी पेशेंट्स, हेल्दी पर्सन्स का ब्लड था उसमें भी 7 के अंदर जो है वो 100 में से प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था। तो इन रिजल्ट्स को जब कंपाइल किया गया तो हमें ये पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है वो जो हमारी डिडक्शन थी, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ऑल द पेशेंट्स ऑफ मलेरिया विल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो वो सही साबित हो गई। इस तरह से हमें मलेरिया का जो काज है
वो मिल गया कि मलेरिया का काज जो है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है। जब इस सवाल का जवाब मिल गया तो आगे एक और बड़ा बेसिक सवाल था कि आखिर ये मलेरिया जो है वो मरीज के ये जो प्लाज्मोडियम है ये मरीज के ब्लड में पहुंचा कैसे। मींस द क्वेश्चन वाज ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, हाउ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया अकर्स। अब दो चीज़ें इस्टेब्लिश थी कि मलेरिया जो है वो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है और पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया थी वो मार्शी वाटर पीने से नहीं हो रही थी। तो कैसे हो रही थी? तो उसका जो तरीकाकार है वो ये 1883 में एक साइंटिस्ट था AFA किंग, AFA किंग, उसने इस सिलसिले में दोबारा, कीप इन माइंड कि हम दोबारा एक नया प्रॉब्लम आ गया बायोलॉजिकल कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से साइंटिफिक मेथड को ही पूरे को जो है देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का आता है। तो ऑब्जर्वेशंस AFA किंग ने की और उसने ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो 20 के करीब ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से चंद एक जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली थी कि जो लोग बाहर सोते थे उनमें मलेरिया ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू दोज जो इंडोर्स होते थे। जो लोग मच्छरदानियाँ लगा के, फाइन नेट्स लगा के अपने ऊपर सोते थे उनमें मलेरिया जो है वो नहीं होता था। और जो लोग स्मोकी फायर के करीब, आग जला के उस पर से जो धुआं निकलता रहता उसके करीब सोते थे, ये भी एक तरीका था मलेरिया से और मच्छरों से बचने का कि आग करीब जला दी जाती थी और वो आग का धुआं जो है वो उसकी वजह से मच्छर जो करीब नहीं आते थे। तो जो लोग उसके पास सोते थे उनको भी मलेरिया नहीं होता था। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक हाइपोथेसिस बनाया गया और वो हाइपोथेसिस ये था कि ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें तो बंदा एक ही चीज़ से बच रहा है। आउटडोर में जो सो रहा है उसको मच्छर ज़्यादा काट रहा है, जो इंडोर में सो रहा है उसको मच्छर कम काट रहा है, जो नेट्स के नीचे सो रहा है उसको मच्छर नहीं काट रहा, जो लोग स्मोकी फायर के करीब सो रहे हैं उनको भी मच्छर नहीं काट रहा। अब मच्छर के ना काटने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा और जिनको मच्छर फ्रीक्वेंटली काट रहा है उनको मलेरिया हो रहा है। तो जो हाइपोथेसिस इसमें से ड्रॉ किया गया इन ऑब्जर्वेशन में थे वो ये था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मच्छर जो है यहाँ पे जो हमारे पास जो काज फाइंड आउट किया गया इन ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए वो क्या था? मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और वो मॉस्किटोज ही इसके स्प्रेड का बायस हैं। अगला स्टेप ऑब्वियसली हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास अगला स्टेप है डिडक्शंस का। तो इसमें से डिडक्शन ड्रा की गई। डिडक्शन जो है वो क्या थी कि अगर मॉस्किटोज मलेरिया को प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो मॉस्किटोज के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था रोनाल्ड रॉस। इसने 1880 में ये इंडिया में काम कर रहा था। तो इसने किया ये कि फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो जो है उसको बाइट करवाया मलेरिया के पेशेंट को और उसके बाद उसने इसको किल करके इसके स्टमक में देखा तो उसको प्लाज्मोडियम इसके स्टमक में मिल गया। तो हमें पता चल गया कि जब ये मॉस्किटो मलेरियल पेशेंट को काटता है तो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड से मॉस्किटो के अंदर आ जाता है। अगला स्टेप ये था कि इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए कि उस मॉस्किटो को जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है उससे किसी हेल्दी आदमी को कटवाया जाए। अगर उसको मलेरिया हो जाता तो कंफर्म हो जाएगा कि मॉस्किटो जो है मलेरिया को फैलाने का बायस है। लेकिन ऐसा करना प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं था, चूँकि मलेरिया जो है वो बहुत किलिंग डिजीज़ थी। इसका कोई एज सच बहुत अच्छा क्योर जो है उस वक्त मौजूद नहीं था। तो इसलिए रोनाल्ड रॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया
और वो रीडिज़ाइन किया उसने, और रीडिज़ाइन करके उसने जो ये प्लाज्मोडियम के काज को फाइंड आउट करने, उसकी ट्रांसमिशन को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, वो था बेस्ड ऑन स्पैरोज। और स्पैरोज के अंदर क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो इस डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो उसने फीमेल, ये भी फीमेल मॉस्किटो ही था, क्यूलिक्स से उसने एक स्पैरो जो थी, जो कि बीमार थी, मलेरिया उसको हो गया था, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो से उस स्पैरो को कटवाया, और कटवाने के बाद उसने उसी मॉस्किटो से कुछ दिन के बाद, एक आधे दिन 2 दिन के बाद, उसने उसी मॉस्किटो से एक हेल्दी स्पैरो को कटवाया। जब उसने उस हेल्दी स्पैरो को कटवाया तो वो जो हेल्दी स्पैरो थी उसको भी मलेरिया हो गया। पेशेंट स्पैरो, इसको क्यूलिक्स ने बाइट किया, उसके बाद हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। ये जो हेल्दी स्पैरो थी इसको गॉट मलेरिया, इसको मलेरिया हो गया। तो हमारे पास ये हमें पता चल गया कि मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है। सो द कंक्लूजन वाज कि मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यही चीज़ जो है इसको फिर ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी कंसिडर किया गया कि फीमेल एनोफ्लेज जो है वो ह्यूमन एक मलेरियल पेशेंट को काटती है। मलेरियल पेशेंट को काटने के बाद उसके सलाइवा के अंदर वो प्लाज्मोडियम आ जाता है। वो प्लाज्मोडियम जो है वो आगे फिर फर्दर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है अगले पर्सन को। जब हेल्दी पर्सन को काटती है तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी ट्रांसफर कर देती है। तो ये हमारे पास था मलेरिया के हवाले से कि मलेरिया जो है वो उसके जो बेसिक 2 क्वेश्चन थे कि मलेरिया का काज क्या है और मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है। यहाँ तक साइंटिफिक मेथड को आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम एक दफ़ा इसको समराइज कर लेते हैं कि कंप्लीट साइंटिफिक मेथड जो है वो होता कैसे है। अब इसमें आखिरी स्टेप जो है उससे पहले देख लें कि थ्योरी एंड प्रिंसिपल का है। जब हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर देते हैं तो रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग के बाद बार बार उन हाइपोथेसिस को, उन ऑब्जर्वेशंस को, उन मोर डिडक्शंस बना के, मज़ीद डिडक्शंस बना के टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। अगर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो हाइपोथेसिस बार बार ठीक साबित हो और कभी रिजेक्ट ना हो, यानी द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो कभी भी रिजेक्ट ना हो उस टेस्ट में, वो कभी भी गलत साबित ना हो, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये थ्योरी है। अब थ्योरीज जो है उनको जब पब्लिश किया जाता है तो साइंटिस्ट जो है उनको गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस ड्रॉ करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन थ्योरीज़ को, उन हाइपोथेसिस को जो थ्योरी बन चुके होते हैं उनको बार बार टेस्ट करते हैं। अगर ऐसी विगरस और एंटाई टेस्टिंग के बाद भी, मुखालफाना टेस्टिंग के बाद के दूसरे को गलत साबित करने के लिए जो टेस्टिंग की जा रही हो, उसके बाद भी अगर कोई थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो ये लॉ या प्रिंसिपल बन सकती है। वी कैन से अ थ्योरी दैट सर्वाइव्स डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू सपोर्ट to be supported by experimental evidence, it became a law or principle. So ये law जो होता है ये एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट कांस्टेंट फैक्ट होता है
जो कि चेंज नहीं होता। और लॉज की अगर हम मिसाल दें तो मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो हैं हमारे पास की। हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो हमारे पास की एग्जांपल्स है। मतलब ये वो थ्योरीज हैं जिन्होंने अगेन एंड अगेन टेस्ट किए गए और सही साबित हुए। अब यहाँ पे हम जो ये कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है उसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा फिर क्लियर हो जाए, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो है ना हमेशा जो है उसको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का रिपोर्ट होना। कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिपोर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑब्जर्वेशंस करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो सेंसेस है उनको इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रिटेशन की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि हो क्या रहा है, उसके रिजल्ट्स ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को मल्टीपल एस्पेक्ट्स उसके जो है उनको ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो हमने उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर, उनके ऊपर सोच के, उनको ऑर्गेनाइज करके, उसके ऊपर सोच के हमने निकाला। लाइक हमने मलेरिया में किया कि मार्शी वाटर पीने से नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है, क्विनीन उसका ट्रीटमेंट है। तो हम इन सारी ऑब्जर्वेशन को देखा तो हमें प्लाज्मोडियम वाला जो था वो उसका पॉसिबल सोल्यूशन नज़र आया कि यार ये रीज़न हो सकती है मलेरिया के होने की, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो हमने वो हाइपोथेसिस बनाई। इसी तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो होता है डिडक्शंस बनाना, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स बनाना कि अगर ये काज है तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स। जब ये इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स भी बन गई तो हमारा अगला जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे जो उस डिडक्शन को साबित कर सके। लाइक वी डिड इन द केस ऑफ मलेरिया कि हमने 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और 100 जो है वो हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड लिया टू प्रूव दैट कि मलेरियल पेशेंट्स के अंदर तो प्लाज्मोडियम होता है, हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं होता। कंट्रोल ग्रुप बनाया गया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम रिज़ल्ट्स को समराइज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है उस एक्सपेरिमेंट के उस रिज़ल्ट को के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, जो डिडक्शन हमने बनाई थी वो रिजेक्ट हो जाती है तो हम दोबारा से ऑब्जर्वेशंस की तरफ चले जाएंगे। लाइक मार्शी वाटर के हवाले से जो है वो बनाया गया था कि मार्शी वाटर जो है वो इज़ द काज मलेरिया, मार्शेस के साथ मलेरिया का कोई ताल्लुक है। तो उसके लिए मार्शी वाटर और मलेरिया का जो कंसेप्ट था उसको टेस्ट करने के लिए जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने वो मार्शी वाटर पिया था, लेकिन पीने के बाद उनको मलेरिया नहीं हुआ। जब मलेरिया नहीं हुआ तो वो जो हाइपोथेसिस और डिडक्शन थी वो गलत साबित हो गई। तो उसके बाद दोबारा से ऑब्जर्वेशन की तरफ आए, नई ऑब्जर्वेशन बनाई गई। लेकिन अगर ये समराइजेशन रिजल्ट के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है, it has proven to be right, then we report the results and reporting of the results के बाद मज़ीद लोग जो है जहाँ जहाँ तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचती है तो साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स और दूसरे लोग जो है उसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, मज़ीद डिडक्शंस बनाते हैं, उनको फर्दर टेस्टिंग करते हैं। अगर उस टेस्टिंग के बाद भी टेस्ट ऑफ टाइम को सर्वाइव कर जाती है, सस्टेन कर जाता है वो हाइपोथेसिस, तो वो थ्योरी बन जाता है। और थ्योरी जो है वो फर्दर रिगरस टेस्टिंग के बाद अगर कभी गलत साबित नहीं होती तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। दैट इट्स ऑल अबाउट आवर बायोलॉजिकल मेथड। Our next topic is data organization and analysis. Data organization and analysis. Data organization और analysis में यह है कि ये बहुत important है। जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हमारे पास आ रहा होता है उसको एनालिसिस करना, उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डाटा हम कहते क्या किसे हैं? डाटा इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, data is defined as the information such as names,
डेट्स, वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, जो हमारे पास डेट्स हैं, जो हमारे पास नाम हैं, मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डाटा। और अगला स्टेप जो होता है वो है डाटा को ऑर्गेनाइज करना। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, इस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये डाटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो किस तरह से सकती है? डाटा हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल बन जाता है, हमारे पास उसमें से रिजल्ट्स निकालना आसान हो जाता है उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद। और ऑर्गेनाइज करने के जो डिफरेंट तरीके हैं वो ग्राफिक्स में हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल्स में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उसके फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, हम उसके मैप्स बना सकते हैं, या हम उसके डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे हमने एक फ्लो चार्ट मलेरिया के साइंटिफिक मेथड का हमने आपको बना के जो है वो दिया भी था, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास मतलब इसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनता है वो है डाटा एनालिसिस। ये भी इतना ही ज़रूरी है। डाटा एनालिसिस के लिए हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं और डाटा में से कुछ कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास, और इसमें दो चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक हम यूज़ करते हैं रेशो को, और सेकेंडली हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन को। रेशो ये है कि 20 स्पैरोज जो थी उनको मॉस्किटो से बाइट करवाया गया, तो उसमें से 14 स्पैरोज जो थी उनको मलेरिया हो गया, 14 स्पैरोज को मलेरिया हो गया। तो हमारे पास जो है वो 20/14 ये एक हमारे पास रेशो आ गई। अच्छा, अब हम इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इस डाटा को जो है वो बड़े स्केल पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि 100 स्पैरोज को अगर टेस्ट किया जाए, मलेरिया जो मॉस्किटो है क्यूलेक्स, उससे कटवाया जाए तो कितनी को मलेरिया होगा। तो अब हम प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। 100 स्पैरोज को अगर हम कटवाते हैं तो कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा? एक्स वी डोंट नो, विल फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे, 100/x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x = 14 × 100। x = 70। मतलब अगर 100 स्पैरोज को कटवाया जाए तो 70 को मलेरिया हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है डाटा को समराइज़ करने में, डाटा को एनालाइज करने में और डाटा को प्रोजेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में। रॉ डाटा जो हमारे पास आता है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस में मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी डाटा जो हमारे पास आ रहा है, कोई भी नंबर्स, वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एक यूज़फुल फॉर्म देने के लिए और सबके लिए काबिल कबूल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड उसके ऊपर यूज़ करने पड़ते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैथ्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लाइक जीन फाइंडिंग में, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, प्रोटीन इंटरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक जो आजकल एक नई रिसेंट जो डेवलपमेंट, एक नया फील्ड जो है वो डिस्कवर जो हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो काम भी हो रहा है। ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल मेथड्स के ज़रिए एनालिसिस और प्रेजेंट किया जाता है। दिस ब्रांच ऑफ biology is called bioinformatics. Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. That's all about our topic. और आज हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हों
तो आप अपने रेलेवेंट टीचर्स से और बाकी जो है वो ड्यूरिंग ग्रुप्स जो क्लासेस होंगी उसमें पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।